गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1 मई 2026 के करंट अफेयर्स के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा एक्सप्रेस। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये जो है भारत का पहला, सॉरी माफ करिएगा, ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, जो राज्य के विकास के लिए एक नई जो है लाइफलाइन माना जा रहा है। ठीक, इसकी लंबाई टोटल 594 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका विस्तार जो है 6 लेन और 8 लेन तक किया गया है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेसवे है ये पश्चिम यूपी के मेरठ और पूर्व यूपी के प्रयागराज को जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये यूपी के 12 जिलों से होकर निकलेगा, जिसमें जो है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज होकर ये निकलने वाला है। ठीक है, जहाँ जो है मेरठ और प्रयागराज के बीच की जो है दूरी पहले 10 से 12 घंटे हुई थी। इस एक्सप्रेस के बन जाने से वो दूरी जो है 6 से 7 घंटे हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक विशेषता और याद रखिएगा कि इस पर शाहजहांपुर में, ठीक है, भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए 3.5 किलोमीटर की एक लंबी आपातकालीन हवाई पट्टी भी बनाई गई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, टोटल खर्चा कितना आया है? टोटल खर्चा आया 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन अभी रिसेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों में शासन सुधार के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिशन सक्षम। ठीक है, अभी इसे रिसेंट में जो है आरबीआई ने शुरू किया है। ठीक है, 28 अप्रैल 2026 को इसे लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है एक राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। ठीक है, जिसका लक्ष्य 1.4 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना और बैंक के सुशासन और परिचालन में जो लचीलापन है वो बढ़ सके। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे शहरी जो सहकारी बैंक हैं, अब उनका जो ऋण मूल्यांकन है करते समय प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जो संभावित जो प्रभाव रहते हैं उनको ध्यान में अच्छे से रखा जाएगा और अच्छे से जो है लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा मिशन सक्षम। ठीक है, 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। किसने लागू किया? तो आरबीआई लागू किया। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और इसके पहले गवर्नर जो है वो सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और भारत के पहले गवर्नर जो है सीडी देशमुख थे, और प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा जी हैं, ये भी याद रखिएगा। पहले मुख्यालय इसका कोलकाता हुआ था। ठीक है, बाद में 1937 में इसका जो है मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, ये भी चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिलहाल आपका क्वेश्चन था मिशन सक्षम, इसे आरबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, शहरी सहकारी बैंकों के शासन के सुधार के लिए इसको जो लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, NASM-SR मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किस स्थान पर किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा एकीकृत परीक्षण
रेन उड़ीसा में जो है इसका अभी रिसर्च में सफल परीक्षण किया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसे जो है डिफेंस रिसर्च सेंटर एंड डिसीजन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। एक शार्ट टाइप रेंज एंटी मिसाइल है, ठीक है, इंडियन नेवी के लिए बनाई गई है। इसको जो है लो एटीट्यूड मतलब उड़ती है, ठीक है, और रडार से बड़े आसानी से बच जाएगी, ठीक है। ये जो रडार जो सिस्टम होता है उसमें ये नहीं आती आने वाली है। और याद रखिएगा इसकी हाई एक्यूरेसी के साथ जो है टारगेट को ये हिट कर सकती है। और हेलीकॉप्टर या नेवल जो है जो अदर जो हेलीकॉप्टर होते हैं उन पर इसको आसानी से लॉन्च किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्लोज रेंज में दुश्मनों की जहाजों को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो NASM-SR जो मिसाइल जो है अभी इसको DRDO ने डेवलप किया है भारतीय नौसेना के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हैदराबाद के स्काई रूट एयर स्पेस में विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया गया, ठीक है। तो इसका अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण जो है, ठीक है, रेवंत रेड्डी जी ने इसका अनावरण किया हुआ है। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये भारत का जो है पहला प्राइवेट ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। और इसका काम जो है सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है। ये पूरी तरह से जो है इंडिया में डेवलप किया गया है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ? तो तेलंगाना स्टेट में, ठीक है। ये 3 स्टेज रॉकेट है जो सॉलिड फुल वेस्ट है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्ले बोर्ड कैपेसिटी इसकी लगभग 350 kg होने वाली है। एक बात और भी याद रखिएगा, विक्रम सीरीज का पहला जो रॉकेट था वो था विक्रम एस ऑर्बिट था, जिसे जो है 2022 में लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अभी इसका जो है ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हैदराबाद में, ठीक है। किसने किया है? तो वहाँ के जो CM है रेवंत रेड्डी जी ने इसको जो है शुरू किया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अभी रिसेंट में इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। यह जो समिट है एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट और समिट इंक्लूजन डेवलपमेंट और इनोवेशन पर केंद्रित है, ठीक है, जिसमें पॉलिसी मेकर, स्टार्टअप्स, एजुकेटर और एक्सपर्ट भी शामिल हैं। मेन उद्देश्य क्या है? समाज के सभी वर्गों तक टेक्नोलॉजी और विकास को पहुंचाने पर इसमें जोर दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें जो है डिजिटल इंक्लूजन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक पर इसमें चर्चा की जाएगी। इसकी थीम याद रखिएगा इस बार की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इसकी थीम है, ठीक है। यानी जो थीम है विकास सबके लिए, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इसकी थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसे जो है 30 अप्रैल से 1 मई के बीच में इसको आयोजित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 10वां राष्ट्रीय सहकारिता और समावेशी सम्मेलन है। आगे बढ़ते हैं, एक गलती होगी, सॉरी, ठीक है। इसका आयोजन जो है चंडीगढ़ में किया जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली में नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए माफी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में संचालन की मंजूरी दी गई है? तो इसका जो है संचालन किया जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक। उद्देश्य क्या है? दूर दराज द्वीपों को बेहतर जो है कनेक्टिविटी जो है प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। सी प्लान क्या है? पानी और जहाज दोनों जगह पर जो प्लेन उतरते हैं, ठीक है, उनको सी प्लेन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जा रही है, किस यूटी में शुरू की गई? तो वो केंद्र शासित प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 29 अप्रैल 2026 को राजा रवि वर्मा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई इनकी जयंती 178 नंबर की इनकी जयंती मनाई गई। इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध जो है पेंटर हैं, रह चुके हैं। इन्होंने जो है इंडियन मैथोलॉजी, जिसे रामायण और महाभारत के पात्रों को मॉडर्न पेंटिंग स्टाइल में भी दिखाया हुआ है। और इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो थोड़ा रिलीजन, ठीक है, इंडियन कल्चर और यूनिक मिक्स जो है इनकी पेंटिंग में मिलता रहता था। तो याद रखिएगा, 29 अप्रैल 2026 को राजा रवि वर्मा की जो है 178 नंबर की जयंती मनाई गई है। ठीक है, इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे राजा रवि वर्मा की। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रितिका श्री। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये तमिलनाडु के सेलम जिले से प्रभावित जो है बिलोंग करती हैं। और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने राज्य स्तरीय अंपायरिंग परीक्षा आवेदन में पहली, ठीक है, अदर श्रेणी को शामिल किया गया है, जिसके बाद जो ये उपलब्धि श्री रितिका ने हासिल की है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा प्रगत अभ्यास से पहले संस्कृत के लिए 11 देशों की मेजबानी की जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, यह जो अभ्यास है मेघालय के उमरई में स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो 11 देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, मलेशिया हो गया और वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य जो है रक्षा सहयोग को मजबूत करना और भाग लेने वाली देश की सेनाओं के बीच में है इंटर ऑपरेटेबिलिटी को बढ़ावा देना और आपसी जो विश्वास ये कायम रखना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, प्रगति का अर्थ जान लेते हैं, पार्टनरशिप ऑफ रिलीजन्स आर्म फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओरिजिन रीजन, ये प्रगति का अर्थ है। ठीक है, तो इसमें 11 देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसका आयोजन मेघालय के उमरई में किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। 11 देश कौन कौन से हैं वो भी नाम याद रखिएगा। इसमें भूटान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया और फिलीपींस जैसे देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसे जो भी जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, विशेषता क्या है, यह भारत की पहली एकीकृत सुविधा है जो लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी चुंबक का पुनर्चक्रण करती है। ठीक है, इसका संचालन रॉकलिंग इंडिया के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष जो है 10,000 टन जो है लिथियम आयन बैटरी को ये प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा इससे जुड़ी हुई। भारत के उत्तर प्रदेश में जो है भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और सिकंदराबाद में भी स्थापित की गई हैं। ठीक है, रॉकलिंग इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और लिथियम आयन बैटरी का ये जो है उत्पादन करेगी। एक चीज और भी याद रखिएगा, दिल्ली में जो है ई कचरा इको पार्क भारत का पहला एकीकृत ई कचरा पुनर्चक्रण इको पार्क है, ये भी याद रखिएगा, ये इससे रिलेट क्वेश्चन खाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका आंसर हो जाएगा, जिंक फुटबॉल एकेडमी ने जो है अभी रिसेंट में AIFF
एलीट यूथ लीग 2025-26 का जो है खिताब जीता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं। इन्होंने जो है उप विजेता याद रखिएगा, यहाँ पर उप विजेता जो है पंजाब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पंजाब एफसी ने जो फाइनल मुकाबले में जिंक फुटबॉल एकेडमी को 3-0 से हराकर ये खिताब जीता हुआ है। और यह जो है मुकाबला 28 अप्रैल 2026 को होशियारपुर के गढ़शंकर में स्थित रामसर साहिब स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया। इसकी शुरुआत जो है 2008 में हुई थी, ठीक है। पहले इसका नाम लीग अंडर 19 था, ठीक है। और इस जो है प्रतियोगिता का जो पहला वो खिताब है वो जीता था टाटा फुटबॉल एकेडमी ने, ये भी याद रखिएगा। समय रहते हुए आई लीग का अंडर 20 और यूथ लीग अंडर 19, ठीक है। और जो है इसको 2018 के बाद में आधिकारिक तौर पर एलीट लीग भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश में हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपीईसी समूह से अलग होने वाला देश बन गया है? तो अभी इसे जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से जो है यूएई ने जो है अपना नाम वापस ले लिया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। कारण यह कदम जो है यूएई की दीर्घकालिक आर्थिक प्राथमिकताओं और अपनी तेल उत्पादन क्षमता को जो है स्वतंत्र रूप से बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। ओपेक द्वारा निर्धारित उत्पादन कोटा लेकर यूएई और संगठन के बीच में लंबे मतभेद के दौरान जो है यूएई ने अपना नाम वापस ले लिया है। लगभग 59 वर्षों से जो है ओपेक का जो है यूएई सदस्य रहा है, ठीक है। और वह संगठन के शीर्ष उत्पादकों में से एक भी था, ये भी याद रखिएगा। जान लेते हैं ओपीईसी के बारे में, ठीक है। स्थापना 1960 में इसकी हुई थी, बगदाद में, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। उद्देश्य क्या रहता है ओपीईसी का? सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय करना और तेल के वैश्विक व्यापार में स्थिरता को बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपका आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय स्टार्टअप और उद्योग जगत को स्वदेशी ड्रोन तकनीक प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक। तीसरा संस्करण का मुख्य फोकस जो है मानवीय सहायता, आपदा राहत और ड्रोन विकसित करना, ये इसके तीसरे संस्करण का मुख्य उद्देश्य है। इस शुरुआत इसकी 2018 में भारतीय वायुसेना के द्वारा हुई थी। इसका नाम जो है महान वायुसेना अधिकारी एयर कमांडर मेहर सिंह जी के नाम से शुरू किया गया, जिन्हें प्यार से मेहर बाबा भी कहा जाता था, उन्हीं के नाम पे जिसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो याद रखिएगा, ठीक है। मेहर बाबा प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण जो है नई दिल्ली में शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण है, तो तीसरा संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्य सत्कर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दिलीप कुमार। दिलीप कुमार को अभी रिसेंट में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो है मुख्य सहायकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। इन्होंने जो 27 अप्रैल 2026 को ये पदभार संभाला है। तो ये 2002 बैच के इंडियन रेलवे ऑफ सर्विसेज ऑफ मैकेनिक इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी भी रह चुके हैं, ठीक है। 2 अप्रैल 2026 को एक और सेल में अपॉइंटमेंट हुई थी, वो हुई थी के सिंह की। इनको जो है नया सीएमडी इसका बनाया गया है। सेल इंडिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो अभी याद रखिएगा, नया मुख्य सत्कर्ता अधिकारी बनाया गया है दिलीप कुमार को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे सुमित्रा गुहा के साथ सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण कृष्ण राव जी को जो है सम्मानित किया गया है। जान लेते हैं, ठीक है। विजेता जो है सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण राव हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका समारोह जो है नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में
आयोजक कौन था? वो था लोकमत मीडिया ग्रुप के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में हुई थी, ये भी याद रखिए। और पहली बार जो है स्वर्गीय श्रीमती ज्योत्सना डालडा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और रिसेंट में पंडित लक्ष्मण कृष्णराव को और सुमित्रा गुहा को सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।